नमस्कार, सिटीजन्स वॉइस शो में आप सबका स्वागत है। सिटीजन्स वॉइस शो आपका शो है, जनता का शो है, आवाम का शो है, जनता की आवाज़ है, आपकी आवाज़ है। कृपया करके इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रगणों में भी इसको शेयर करें। आज हमारे साथ हमारे प्रोफेसर साहब शशि शेखर सिंह जी जुड़े हुए हैं। बहुत-बहुत स्वागत है शशि शेखर सिंह जी आपका। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हमारे अग्रिम राकेश अचल जी भी जुड़े हुए हैं। बहुत-बहुत स्वागत है राकेश अचल जी आपका। आलोक तिवारी जी भी कुछ समय में जुड़ेंगे और मैं चर्चा शुरू करता हूं। चर्चा का विषय जो है वो एक कंट्रोवर्सी से शुरू होता है। वाईएस जगन रेड्डी का ये कहना है कि तेलंगाना के रेवंत रेड्डी के थ्रू चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधी के टच में है और राहुल गांधी एसआईआर बिहार पर बात कर रहे हैं, पर वो आंध्र प्रदेश में जो 12.5% वोट एक्स्ट्रा काउंट हुआ, जिसमें 2.5% के अंतराल से आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की सरकार बनी, उस पर वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो कुछ जब कहते हैं कि जब कोई चीज बताई जाती है तो कुछ रेवलेशन आता है और कुछ उसमें एक एक्सेप्टेंस भी होती है। तो कम से कम वायएसआर साहब ने ये तो मान लिया कि वोटों की चोरी आंध्र प्रदेश में भी हुई है और चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधी के टच में है। इसका मतलब है कि मोदी सरकार को खतरा लगातार बना हुआ है और शायद इसी को लेके जब धनखड़ साहब ने एक ऑपोजिशन मेंबर को कहा कि जाइए बात कीजिए चंद्रबाबू नायडू से समर्थन वापस लेने का, तो उनकी कुर्सी हाथ से निकल जाती है। और जिस व्यक्ति से उन्होंने ये कहा, उसने शायद अपने ईडी सीबीआई के केसेस खत्म करवा लिए ये बात करके। देखिए, पॉलिटिक्स में कुछ भी पॉसिबल है और ये सब चीजें होती रहती हैं। विषय हमारा इलेक्शंस पे रहेगा। भारत में इलेक्शन 2014 से कहा जाता है कि मिनिमम डेकोरम पे मेंटेन हो रहे हैं। कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस और सैंक्टिटी ऑफ इलेक्टोरल रोल जो है वो कॉम्प्रोमाइज की जा रही है और ये चीज काफी समय से हमें सुनने में आ रही है। 2018-19 में पूनम अग्रवाल, जो कि एक खोजी पत्रकार हैं, उन्होंने ये कहा था कि वोट्स पोल्ड वर्सेस वोट्स काउंटेड, इसमें अंतर था। और जब उन्होंने उसकी खोज चालू की तो राजीव कुमार उस समय के सीईसी थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। उन्होंने टोटल वोट पोल का आंकड़ा ही निकाल दिया और परसेंटेज में वोट देना शुरू कर दिया। 2019 के बाद आपने देखा कि परसेंटेज में वोट बताए जाते थे और तमाम तरीके से आंकड़े, वोट फॉर डेमोक्रेसी हो, एडीआर हो, बहुत सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में भी हैं। वो ये कहती हैं कि वोटों की गिनती और वोटों के डालने और ईवीएम के कंडक्ट को लेकर बहुत सारी चीजें हो रही थी, पर किसी का निशाना या किसी का ध्यान इलेक्टोरल रोल की तरफ आकर्षित नहीं हुआ, क्योंकि सबने ये सोचा संसद संसद अपना जो डेमोक्रेसी है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उसमें जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो पारदर्शी हैं, साफ हैं। उनसे हम उम्मीद नहीं करते कि वो ऐसा कुछ काम करेंगी। तो इलेक्टोरल रोल पे सवाल नहीं उठा। विपक्षी पार्टियां हमेशा कहती रहीं कि 5:30 बजे के बाद वोट क्यों पड़ते हैं जबकि लंबी लंबी लाइनें नहीं होती हैं। वोटिंग कैसे बढ़ाई जाती है? 17 लाख वोट हरियाणा में बढ़ाए गए, 56 लाख वोट महाराष्ट्र के इलेक्शन में बढ़ाए गए। कोई एग्जिट पोल सही साबित नहीं हो रही थी। जितना वोट पड़ रहा था उस हिसाब से यही सुनने में आ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में नहीं आ रही है, शिवसेना, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस की सरकार आ रही है एनसीपी के साथ। पर रिजल्ट बिल्कुल अप्रत्याशित हुए। तो लोगों का माथा ठनका कि ये जो 2014-15 के बाद से नया निजाम सेट हो गया है और 11 साल के भीतर अगर हम देखें तो ईवीएम्स पर अगर हम बात ना करें तो बहुत सारे इलेक्शंस में धांधली हुई। अब 550 लोग इलेक्शन कमीशन में काम करते हैं, सीईओज हैं, डीसीज हैं, उनके नीचे ऑफिसर्स हैं। किसी भी स्टेट के डीएम डीसीज, 150 डीएम डीसीज हैं बिहार में, वो रिटर्निंग ऑफिसर्स भी हैं। उनके अंडर भी कई इलेक्शन ऑफिसर्स काम करते हैं, सीईओज काम करते हैं। चीफ इलेक्शन ऑफिसर स्टेट का होता है, तो जितनी स्टेट्स और यूटी हैं उतने सीईओज भी हैं। अब बात यह आ जाती है कि वोट की चोरी किस तरीके से हो रही थी? क्या सीईसी की नाक के अंदर हो रही थी? क्या राजीव कुमार को इसका ज्ञान था? क्या ज्ञानेश कुमार गुप्ता इस बारे में जानते हैं? इस पर आज हम चर्चा करेंगे। पहला सवाल मैं प्रोफेसर शशि शेखर साहब से लूंगा। शशि शेखर साहब, राहुल गांधी ने जो बात उठाई, सिंगुलरली उन्होंने क्रेडिट लिया इस बात का कि वोट चोरी जनरल इलेक्शन 2024 में हुई है और इसी वजह से एसआईआर के तहत 65 लाख वोट एसआईआर में डिलीट किए गए और जो 8 करोड़ 19 लाख मतदाता थे उनकी लिस्ट पहले ही घटा के 7 करोड़
94 लाख कर दी गई। तो कुल मिलाकर 1 करोड़ वोटों की चोरी इलेक्शन से पहले ही हो गई। इसके बारे में आपका क्या कहना है? और क्या स्टेट के चीफ इलेक्शन ऑफिसर्स, डीएम्स, डीसीस का इस एसआईआर सारे प्रोसेस में क्या रोल आता है, प्रोफेसर साहब? जी देखिए, पहली बात तो ये है कि बिहार में चुनाव होने वाला है ना। अक्टूबर या नवंबर में चुनाव संभावित है। नवंबर तक तो इनको चुनाव की प्रक्रिया विधानसभा की पूरी करनी होगी। दूसरी बात, तो इतनी जल्दबाजी में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की क्या आवश्यकता थी? एक सवाल तो ये है ना। सवाल यहीं से प्रारंभ होता है एसआईआर को लेकर के, इसकी आवश्यकता क्या थी? जनवरी 2025 में भी एक समरी रिवीजन किया गया है, तो उसके बाद चुनाव में इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। सिर्फ फॉर्म सी के द्वारा ये चाहते, फॉर्म 6 के द्वारा ये चाहते तो जो नए मतदाता हैं, यानी 18 साल की उम्र पूरा करने वाले वयस्क मतदाताओं का एडिशन होता, या कुछ डेथ की जानकारी फर्दर मिल जाती तो उसको भी वो जो है ना डिलीट कर सकते थे। स्पेशल इंटेंसिव प्रोविजन जो है या रिवीजन अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, या पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में भी स्पेशल शब्द का प्रोविजन नहीं है। समरी रिवीजन होता है और इस तरह की कई चीजें, लेकिन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इज नॉट पार्ट इवन ऑफ द पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट। एक तो ये भी सवाल है। तो संशय तो यहीं से प्रारंभ होने लगता है ना। फिर देखिए कि 2003 के जो इलेक्टरल रोल्स में लोग हैं तक वो तो रहेंगे, उन पर कोई सवाल नहीं है। उसके बाद के मतदाताओं पर ये बर्डन डाल देना कि अब आप प्रूव कीजिए कि आप यहाँ के मतदाता हैं या आप सिटीजन हैं, तो आपको प्रूव करना है बर्डन, जो कि व्यक्ति का, नागरिक का काम नहीं है। ये काम तो इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए, प्रूव कि ये मतदाता नहीं है या इनकी मृत्यु हो गई है या व्हाटएवर। लेकिन उन्होंने क्या किया कि नहीं, यू हैव टू प्रूव इट। और उसको प्रूव करने के लिए वो सारे जो जो 11 डॉक्यूमेंट उन्होंने दिए हैं। भाई, सुप्रीम कोर्ट की ट्रेजेडी ये है वहां कि जजेस जो ऑब्जर्वेशन देते हैं वो खुद बोल रहे थे। आप याद कीजिए, पहले के जो डेट्स थे उस पर उन्होंने कहा कि ये 11 जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गई तो मेरे पास भी नहीं है। एंड देन उनके बाद एक सुझाव भी दे दिया कि भाई आप इलेक्शन आईडी कार्ड और आधार कार्ड और रेशन कार्ड, ये सबको जो है आप उसमें शामिल करें, सुझाव दिया। तो इसका मतलब होता है कि ये सवाल जब उन्होंने खुद उठाए तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तो उसको स्वीकार भी नहीं किया, सुझाव को भी नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट किस प्रकार से अपने संवैधानिक शक्तियों की बेइज्जती करवा रहा है, अपमान करवा रहा है, जो कि उसकी जिम्मेदारी है संविधान की सुरक्षा। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये कर दिया गया तो 2003 के बाद लोकसभा के कितने चुनाव हुए? 2000, आप जरा देखिए, 2004 में हो गए, 9 में हो गए, 14 में हो गए, 19 में हो गए, 16 में हो गए। ये तो लोकसभा के चुनाव हो गए। फिर बिहार में भी विधानसभाओं के चुनाव हुए, तो तब तो आपने सवाल नहीं उठाए। तो क्या इस इलेक्टरल रोल पे जो लोग चुनाव जीते वो बेईमानी थी, वो गलत था? तो पहले उनको खारिज करें। बहुतों को तो खारिज भी नहीं कर सकते। आप चलिए 2024 को ही खारिज कीजिए, कम से कम बिहार के ही चुनाव को जो है खारिज कर दीजिए, जितने वहां 40 लोकसभा के, तो वो तो आप नहीं कर रहे हैं जो उनके। और आप जानते हैं कि बिहार में एनडीए को जो है मेजोरिटी ऑफ द सीट्स मिला, तो इसका मतलब वो पहले उन सीटों को खारिज करें, ये वो गलत मतदाताओं के वोट से जीते। लेकिन ऐसा तो वो नहीं कर रहे हैं। यानी वो चुनाव हो गया इसलिए वो सही है, लेकिन अब उनको डर सताने लगा। क्योंकि एक चीज हमेशा देखिए, किसी भी निर्वाचित सरकार का जो जनता के बीच में बैरोमीटर के रूप में उनका, कि जनता उनके विषय में क्या सोचती है। देखिए, मोदी और मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी, एनडीए, इनका ग्राफ लगातार जनता के बीच में नीचे गिरता जा रहा है। ऐसी स्थिति में और उसको चुनाव के द्वारा भी आप जज कर सकते हैं। 303 जो है वो कहीं ना कहीं 295 मान लीजिए, और भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी 303 से 240 पे आ गई। एनडीओ 295 है, लेकिन ये तो 240। इसका मतलब है कि मोदी जी का ग्राफ और सरकार का ग्राफ लगातार नीचे गिर रहा है। यानी जनता में उनके प्रति जो विश्वास पहले था वो भी नहीं है।
तो सवाल है कि आखिरकार ऐसे ऐसी परिस्थिति में इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल करके उन्होंने जो है किस प्रकार से एसआईआर करने की योजना बनाई, और ये तो प्रयोग है, बिहार की धरती पर एक प्रयोग कर रहे हैं कि कैसे 65 लाख को उन्होंने एलिमिनेट किया। अभी वो फिर डॉक्यूमेंट मांगेंगे, डॉक्यूमेंट के आधार पर कितने को, और सवाल सिर्फ ये उठता है कि जिनको एलिमिनेट आपने किया उनको क्यों नहीं बताएंगे कि वो कौन से नाम है, 65 लाख नेम्स आप क्यों नहीं बताएंगे? एंड फॉर एवरी डिलीशन देयर शुड बी सम वैलिड रीजन, एटलीस्ट रीजन तो बताइए, वो भी नहीं बताया है। तो ये जो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है सॉरी, पारदर्शिता का जो अभाव है, आखिर क्यों? देखिए, अगर आपके नियत में खोट नहीं है, मन में बेईमानी नहीं है, तो आप क्यों नहीं बताने के लिए तैयार हैं? पारदर्शिता तो मिनिमम रिक्वायर्ड है ना, कि जो कुछ भी इलेक्शन कमीशन इस जनतंत्र में कर रहा अपने संवैधानिक दायित्व के तहत, उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। ये पारदर्शिता तो नहीं है। फिर सर्च जो है, जैसे ये बातें राहुल गांधी ने 4 अगस्त को की, तो सर्च का जो 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 भी वहां प्रोविजन था वो हटा लिया गया। अब पता ही नहीं कर सकते हैं, हर चीज को छिपाने की कोशिश है। इसका मतलब है जी कि चुनाव आयोग की पूरी प्रक्रिया कहीं ना कहीं जो है लोगों से मतदान का अधिकार है, राइट टू वोट, जो मिनिमम डेमोक्रेसी की पॉलिटिकल इक्वालिटी को इंश्योर करता है, और वो संविधान देता है, आर्टिकल 326 जो 326 है वो देता है, उसको खत्म करने की साजिश है। यानी अब मतदान वही करेंगे, मतदाता वही रहेंगे जो भारतीय जनता पार्टी के लिए मत और संभावित मतदाता हैं जो मतदान करेंगे, उन्हीं को रखेंगे। फिर डेमोक्रेसी की क्या जरूरत है? विरोध और प्रतिपक्ष की क्या आवश्यकता है? तो आप अपने संघ के ही स्वयं सेवकों से चुनाव करा लीजिए और सत्ता में बने रहिए। आपके साथ जो है न्यायपालिका है, इलेक्शन कमीशन है, सबको कर लिया, ईडी और तमाम जो सरकारी संस्थाएं हैं, जी सेना को भी जिस प्रकार से आपने क्रिमिनलाइज कर दिया है। तो मुझे लगता है ये सारे सवाल हैं जिसको पूछने की आवश्यकता है। और तो और सुप्रीम कोर्ट में 2 जिंदा व्यक्तियों को योगेंद्र यादव ने सामने रख दिया कि इनका नाम देखिए मृत घोषित करके हटा दिया गया, एंड दे आर लिविंग, ये जिंदा हैं। अब इससे ज्यादा प्रमाण और क्या चाहिए? तो मुझे लगता है कि पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है पूर्व नियोजित है, उसके पीछे मंशा बहुत साफ है कि किसी प्रकार से चुनाव में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की जीत को बिहार में पहले सुनिश्चित करें, फिर बंगाल में और अन्य राज्यों में कैसे, जहां जहां अब तक उनकी सत्ता बन नहीं पाई है, बंगाल और इस समय, वहां भी कोशिश करें। तो मुझे इन सवालों का जो है वो उत्तर जवाब पीसीआई से जी मांगने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो डर उन्हें लगता है, तो वे देश के चुने हुए प्रतिनिधियों से भी आप मिलना नहीं चाहते हैं, उनसे डरने इतने लोग मिलेंगे। और इन सारी प्रक्रिया में जो भारतीय जनता पार्टी और सरकार के ऊपर सवाल उठते हैं, भाई इलेक्शन कमीशन से अगर प्रश्न पूछा जाएगा इस देश की जनता के द्वारा, तो जवाब तो इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और मंत्रियों को नहीं। जी धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद शशि शेखर जी, आपने बिल्कुल ठीक बातें बोली और बहुत ही गहन मुद्दे उठाए। मैं राकेश अचल जी के पास आता हूँ। राकेश अचल जी, जो मुद्दे शशि शेखर साहब ने उठाए वैलिड मुद्दे हैं, बिल्कुल सही मुद्दे हैं जिन पर चर्चा जो है तमाम तरीके से हो रही है। स्टैब्लिश्ड प्रोसीजर्स तो ये भी है कि स्टेट रोल रिवीजन ऑब्जर्वर्स रैंक ऑफ डायरेक्टर एंड अबव वो हर स्टेट में जाते हैं। 2003 का जो इंटेंसिव रिवीजन हुआ जिसके बारे में प्रोफेसर साहब ने बोला, उस समय भी ऑब्जर्वर्स भेजे गए थे। ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में कोई ऑब्जर्वर्स केंद्र से नहीं गए, ईसीआई ऑफिस से नहीं गए, 550 लोगों का दफ्तर है। दूसरी बात है कि जैसे आपने बताया कि एसआईआर का कोई प्रोविजन ही नहीं है, आईआर का प्रोविजन है, और एज पर दी आईआर रूल्स 2003 आप जनरल इलेक्शन या स्टेट असेंबली इलेक्शन के समय बाध्यता के रहते आप 2 या 3 महीने। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था संजीव खन्ना की कोर्ट का, जिन्होंने कहा था कि आर एन रवि तमिलनाडु में गवर्नर थे, अभी भी हैं, और उनके पास 2.5-3 साल तमिलनाडु की असेंबली से पास हुए बिल्स पड़े रहते थे। तो सुप्रीम कोर्ट से आदेश हुआ कि भाई इनको पास कीजिए टाइम बाउंड मैनर में। प्रेसिडेंट को भी कहा गया, प्रेसिडेंट ने आपत्ति हालांकि जताई थी कि आप हमें बताएंगे कि हमें कब क्लियर करने, कब नहीं क्लियर करने। वैसे ही स्पीकर का डिस्क्वालिफिकेशन का टाइमलाइन होता है, ईसीआई का कोई टाइमलाइन ही नहीं है, कभी भी कुछ भी कैसे भी कोई जवाबदेही नहीं है। और जो आईएएस लॉबी, ब्यूरोक्रेट लॉबी, उनके भी तो सिविल कोड हैं, उनके भी तो कुछ अख्तियार हैं, जिस तरीके से उनकी जवाबदेही है, पब्लिक सर्वेंट है, मालिक तो नहीं है।
तो उनकी जवाबदेही क्यों नहीं तय की जा रही? रिटर्निंग ऑफिसर तो डीएम, डीसीपी हैं 150, उनको क्यों नहीं तलब किया जा रहा? और सीसी, ईसी और डायरेक्टर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उनको क्यों सुप्रीम कोर्ट तलब नहीं कर रही? यूनियन ऑफ इंडिया क्यों जवाब दे रही है इसमें? ईसीआई के वकील वहां पेश हो रहे हैं, तो उनको भी तलब किया जाना चाहिए, सीईसी और ईसी को। संवैधानिक पोजीशन है। राकेश आचार्य जी। धन्यवाद सिंह साहब। देखिए, अभी प्रोफेसर सिंह ने विस्तार से बात कर दी, तो उसको तो मैं दोहराऊंगा नहीं। बात यही है कि ये जो चुनाव का विशेष पुनरीक्षण अभियान शुरू हुआ है, इसके लिए भी हमारी सरकार ने, हमारे गृह मंत्री ने नेहरू जी को जिम्मेदार बता दिया है। आपको अगर याद हो तो उनका कहना है कि राहुल गांधी को कुछ पता ही नहीं है, नेहरू जी ने सबसे पहले ये कराया था। तो ये बातें कहते हुए जब हमारा आज का गृह मंत्री बोलता है तो हंसी भी आती है, थोड़ी सी कभी कभी गुस्सा भी आता है। वो ये नहीं देख रहे हैं कि जिस समय पुनरीक्षण हुआ भारत की मतदाता सूचियों का, वो समय कौन सा था। हम आजादी के फौरन बाद 1950 में हमारा संविधान बनता है, 1952 में हमारे चुनाव होते हैं, और उसके बाद लगातार हमें मतदाता सूचियों की पुनरीक्षण की जरूरत पड़ती है। इसलिए पड़ती है कि तब हमारे पास न इतने संसाधन थे, न हमारे पास न इतना अनुभव था चुनाव कराने का। तो पुनरीक्षण होता था। लेकिन ये स्पेशल जो शब्द है जिसके बारे में अभी सिंह साहब ने कहा, ये कहाँ से प्रकट हो गया, ये हमारी केवल सरकार जानती है और केवल चुनाव आयोग जानता है। अब दूसरी बात है उत्तरदायित्व का, जवाबदेही का। तो संवैधानिक संस्था है केंद्रीय चुनाव आयोग, और इस पर जो बैठते हैं वो भारतीय प्रशासनिक सेवा के या तो वर्तमान अधिकारी होते हैं या सरकार की पसंद के लोग होते हैं, भले ही वो कांग्रेस की सरकार हो, भाजपा की हो, जनता दल की सरकार हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसकी पसंद के लोग वहां बैठे। जब वहां मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर बैठ जाते हैं तो वो ईश्वर हो जाते हैं, महापंच हो जाते हैं। उन्हें किसी दल से लेना देना नहीं होता है। और जिन मुख्य चुनाव आयुक्तों के पास अपनी रीढ़ की हड्डी थी, उन्होंने इस देश को बताया कि इस चुनाव की जो पूरी प्रक्रिया है, जो हमारे भारतीय जनप्रतिनिधित्व कानून के अंतर्गत, उसमें कितनी ताकत है। टीएन शेषन को आप याद कर लीजिए, टीएन शेषन को भूल जाइए, चलिए पुराने हो गए। ओपी रावत को याद कर लीजिए। ओपी रावत को, चूंकि मध्य प्रदेश कैडर से है, मैं बहुत अच्छे तरह से उन्हें जानता हूँ। हमारे यहाँ जनसंपर्क के वो आयुक्त भी रहे, प्रमुख सचिव भी रहे। वो घोर कट्टर हिंदू है, लेकिन जब वो मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर बैठे तो उन्होंने वही काम किया जो टीएन शेषन की परंपरा से आगे बढ़ा था। लेकिन पिछले दिनों से, 2014 के बाद से, अब वोट चोरी का जो अभियान शुरू हुआ, वो पहले सेंधमारी थी। थोड़े से वोट चुरा लिए, सरकार बना ली। थोड़े से विधायक खरीद लिए, सरकार बना ली। लेकिन जब सत्ता से लगातार चिपके रहने की लत पड़ गई तो ये वोट चोरी व्यापक तौर पर हुई। आप देखिए, मध्य प्रदेश में 18 साल 20 साल लगातार एक पार्टी की सरकार हो। राजस्थान में थोड़ी तब्दीली होती रही, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी। तो ये सब वोट चोरी की वजह से ही संभव हुआ होगा, ये अब लगता है, आज की तारीख में लगता है। सवाल यही है जो प्रोफेसर सिंह ने कहा कि आपको विशेष पुनरीक्षण अभियान की जरूरत बिहार में क्यों पड़ी। महाराष्ट्र में चुनाव हो गया, वहां भी आपने चोरी की, किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वहां विशेष पुनरीक्षण अभियान तो नहीं चला। जो रूटीन में मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण होता है, और ये प्रक्रिया देखिए, ये लोगों की आंख में धूल झोंकने की एक कोशिश है। पूरे 12 महीने ये काम चलता है। मुझे अपना नाम जुड़वाना है, मैं जाके जुड़वा आता हूँ, एक फॉर्म है उसके लिए। मुझे अपना नाम कटवाना है, मैं दूसरी जगह जा रहा हूँ, उसके लिए व्यवस्था। साल भर बीएलओ काम करता है, साल भर जिला निर्वाचन का एक कार्यालय होता है, वो काम करता है। ये बात अलग है कि जब चुनाव सिर पे होते हैं तो जिले का जो कलेक्टर होता है वो मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है, और उसके नीचे जो भी एक सिस्टम है, डिप्टी कलेक्टर से लेके और बीएलओ तक का, वो सक्रिय हो जाता है। और उसको विशेषाधिकार ये हो जाते हैं चुनाव प्रक्रिया की पुनरीक्षण का भी काम चुनाव प्रक्रिया का ही एक अंग है कि उसमें कोई राजनीतिक दल दखल नहीं देगा। कोई राजनीतिक दल, चाहे सत्तारूढ़ दल हो, चाहे कोई सा भी दल हो, और अगर वो दखल देने की कोशिश करता है तो वो उसको इसकी अनुमति नहीं होती है। लोग टेढ़े सामने खड़े हो जाते हैं कि भाई ये तो नहीं होगा, आप ऊपर बात कर लीजिए, सरकार से बात कर लीजिए, हम ये काम नहीं करेंगे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से, पिछले 5-7 साल से लगातार देखा जा रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से लेकर के और चुनाव कराने तक
जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है उसमें से ट्रांसपेरेंसी को एकदम गायब कर दिया गया है। आप कुछ पूछिए, आपको बताया नहीं जाएगा। आपने पर्यवेक्षकों की बात कही, हमारे चुनाव आयोग के पास उतना अमला नहीं है कि वो पूरा पर्यवेक्षण और चुनाव का काम कर ले। तो ये प्रावधान है हमारे जनप्रतिनिधित्व कानून में कि हम रिटायर्ड जो आईएएस अधिकारी हैं उनको पर्यवेक्षक बना के भेजते हैं राज्यों में, वो जाएं, तो चुनाव से पहले जाएं, चुनाव के वक्त रहें, मतगणना के बाद तक, चुनाव परिणाम आने तक पर्यवेक्षण करें। लेकिन वो सारी व्यवस्था आपने चौपट कर दी है, खास तौर पर बिहार में की है। इसलिए नियत पर संदेह हुआ। संदेह तो पहले से था, लेकिन महादेवपुरा में कांग्रेस ने मेहनत करके आपकी चोरी पकड़ के दिखा दी। अभी आपने बात की आंध्र प्रदेश की, तो ये सब चोर चोर मौसेरे भाई हैं। जो सत्ता में रहना चाहता है उसने अपने यहाँ बेईमानी की, मतदाता सूचियों में की, मतदाता सूचियों के बाद सूचियां बनाने के बाद मतदान कराने में बेईमानी की। जो 5.5 साल के बाद लाइनें लगाने का जो एक परंपरा है, कोई नियम नहीं है कि हाँ भाई 5.5 तक जो लाइन लगा उसको अंदर मतदान केंद्र के ले लीजिए, उसे वोट डलवा दी। तो बेईमानी के लिए ये जो मॉडस ऑपरेंडी है अब जग जाहिर हो गई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट की जहां तक भूमिका का सवाल है, तो सुप्रीम कोर्ट भी देखिए, वहां भी मनुष्य बैठे हैं, मनुष्य बैठ के वहां देवता हो जाते हैं, सही बात है। और वो एक पंच परमेश्वर की भूमिका में रहते हैं, निर्छीर विवेक से काम करते हैं। लेकिन हर समय ऐसा हो ये संभव नहीं है। हमने पिछली बार देखा, हमारे मुख्य जो न्यायाधीश थे वो गणपति वंदना में प्रधानमंत्री के साथ खड़े थे, जबकि ऐसा कभी अतीत में देखा नहीं गया। अब स्थिति यह है कि हमारा पुराना मुख्य चुनाव आयोग जो राजीव कुमार था, वो ये चोरी उजागर होने के बाद से भूमिगत हो गया, पता ही नहीं चल रहा है। लोग कह रहे हैं, यूबीटी के एक नेता है तिवारी जी, वो कह रहे हैं वो तो माल्टा भाग गया। अरे भाई क्यों भाग गया? इस देश में बहुत से पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, रावत साहब हैं, कुरैशी साहब हैं, और कई लोग हैं इनके नाम में। हाँ, तो वो तो नहीं भागे, आप भागे क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका है। और जो ज्ञान बाबू हैं, ज्ञान बाबू का ज्ञान अपरंपार है, उन्होंने बेशर्मी की सारी हदें तोड़ दी हैं। नहीं तो लोग लोकलाज से बहुत डरते हैं, लोग कानून से ज्यादा लोकलाज से डरते हैं कि होगा क्या, हम घर के बाहर निकलेंगे और हमारी निंदा होगी। लेकिन इन्हें लोकलाज की परवाह नहीं, इन्हें कानून की परवाह नहीं, और नतीजा हम देख रहे हैं। लेकिन अब चूंकि मामला हद से बाहर हो गया है, तो अब इनके लिए चोरी करना, चोरी करवा पाना, उसमें शामिल रह पाना बहुत आसान काम नहीं है। योगेंद्र हमारे साथी हैं, हमारे साथ के लोग हैं, उन्होंने 2 जीवित मतदाता वहां लाके खड़े कर दिया अदालत के सामने। एक सांसद कह रहा है कि हमें आप रेल दे दीजिए, हम पूरी रेल भर के ले आते हैं। यानी गड़बड़ियां आपने की और आप पकड़े गए, रगे हाथ पकड़े गए। इसलिए अभी भी समय है, सितंबर तक का समय है। केंद्रीय चुनाव आयोग अपनी गलती मान ले, देश से माफी मांग ले, बिहार की जनता से माफी मांग ले, और ये आश्वस्त करे कि भविष्य में ऐसी गड़बड़ियां नहीं होगी। तो हो सकता है कि जो विश्वास का संकट पैदा हुआ है वो रीस्टोर हो जाए। लेकिन अगर ये सब नहीं होता है, सरकार अपनी हठधर्मी पर अड़ी रहती है, मुख्य चुनाव आयोग सामने नहीं आना चाहेगा, तो निश्चित तौर पर आप देखिए कि ये एक जन क्रांति का आपने एक आधार बना दिया है, और वो शुरू भी हो गई। लोग सड़कों पे आ गए हैं, यूथ आने लगे हैं अब तो, जिनको पता ही नहीं है कि वोट चोरी होती कैसी है। 2003 के बाद तो लगातार वोटरों की संख्या बढ़ रही है। आज की तारीख में 99.10 लाख के करीब वोटर हमारे पास हैं, और अगला जब तक चुनाव होगा, जनगणना हो जाएगी, तो हम 1 अरब पार कर जाएंगे। तो जब आप इसमें इतनी चोरी कर रहे हैं थोक में, तो आने वाले दिनों में क्या होगा? इसलिए इसको तत्काल यही रोकने की जरूरत है। कानून रोक दे तो बहुत अच्छा है, न रोके तो फिर जनता सड़क पर आकर खुद चोरों को पकड़े, और जो बांग्लादेश में हुआ है वो यहाँ भी करके दिखाए, तो बात बनेगी, नहीं तो नहीं। जी जी, बहुत-बहुत धन्यवाद राकेश अचल जी। मैं आलोक जी के पास आता हूँ। आलोक जी, एक सवाल रह गया राकेश अचल जी से, वो आप पूरा कर दीजिएगा। आईएएस का कंडक्ट और डिसिप्लिनरी रूल्स, उसके अंडर भी आते हैं। चलिए, जजों से गलती हो जाए तो नौकरशाही से तो गलती नहीं होती है, उनको तो कंडक्ट और रूल्स के अकॉर्डिंगली चलना पड़ता है। तो एक सिग्निफिकेंट अंडरलाइनिंग प्रोपोजिशन कॉन्स्टिट्यूशन की ये है कि सारे राइट्स वेस्टेड जो हैं वो सिटीजन्स में, और सिटीजन्स कॉन्स्टिट्यूशन को जवाबदेही हैं, देश की पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को जवाबदेही है। हम एक तरीके से, राकेश अचल जी, समझेंगे इनएलिनेबल हैं। आपने अमेरिका में देखा किस तरीके से एलियन करार दिया गया कि ये यहाँ के स्थानीय लोग नहीं है, इनको बाहर करो।
आइस करके वहां पे वेस्ट अमेरिका में, एलए में, लॉस एंजलिस के अलावा सैन फ्रांसिस्को में और जगह में मास्क बना के लोगों को वहां प्रताड़ित करने के लिए भेजा गया कि कोई भी ब्राउन येलो स्किन मिलता है तो उसको उठा के तुम ले आओ, हम देखेंगे कि उसके पास कौन सा कार्ड है, सिटीजनशिप है, ग्रीन कार्ड है या H1B वीजा है, और हम तय करेंगे कि वो यहाँ रहेगा कि नहीं रहेगा। भारत की कॉन्स्टिट्यूशन ये सब चीजें अलाउ नहीं करती है। आपने एसआईआर में ये नहीं बता पाए कि कितने बांग्लादेशी आपने चिन्हित किए, कितने फॉरेनर्स थे जो आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट बनवा के बैठे थे। आज मुंबई हाईकोर्ट का भी एक ऑर्डर आया है जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है, मैं आपको वो ऑर्डर दिखा देता हूं, कि आधार, पैन एंड वोटर आईडी कार्ड नॉट प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। ये आज ही का ऑर्डर है मुंबई हाईकोर्ट का। तो चलिए, आपने कह दिया आधार कार्ड इज नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हलफनामा भी दाखिल कर दिया सुप्रीम कोर्ट की कि सिटीजनशिप जो है वो हम डिटरमिन कर सकते हैं, क्योंकि सिटीजन होगा तभी वोटर बनेगा, अगर सिटीजन नहीं होगा तो वोटर नहीं बनेगा। उन्होंने इस तरीके से उसको कनेक्ट करने की कोशिश की। और इंपॉर्टेंट सवाल मेरा आपसे, क्योंकि आप वकील हैं, एक क्रिमिनल एप्लीकेशन ऑफ माइंड में आप मेंसरिया देखते हैं कि मेंसरिया क्या है। इसमें जिन सीटों पर 90 से 100% सीटें, चाहे वो राजस्थान में हो, मध्य प्रदेश में हो, भारतीय जनता पार्टी ने जीती जनरल इलेक्शन 2024 में, उनके वोटर रोल पीडीएफ में जो प्रकाशित थे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर, वो आपने पीडीएफ, स्कैन पीडीएफ को क्यों डिलीट कर दिया? क्या ये मेंसरिया एस्टैब्लिश नहीं होता? सुप्रीम कोर्ट तो मेंसरिया पे काम करती है ना। मैं तो आप ही की भाषा बोल रहा हूं दोनों बातों पर। और बीएलओज जो आखिरी पायदान में खड़े इलेक्शन कमीशन के एम्प्लॉइज हैं, वो तय करेंगे कि आप इस देश के नागरिक हैं कि नहीं है, दोनों बातों पर। चोर, होशियार चोर ग्लव्स लगा के चोरी करता है। अभी जो आपने एक सवाल कहा था, ये ब्यूरोक्रेट्स होते हैं क्या, इनका कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता है? इनसे ज्यादा सख्त कोड ऑफ कंडक्ट तो आर्मी और एयरफोर्स का होता है। हमारे एयरफोर्स चीफ को 3 महीने बाद याद आया कि उन्होंने 5 जहाज शॉट डाउन किए। साहब, दक्षिण पंथ जहां प्रवेश कर जाए ना, वहां अपराध और बेहयाई ये खुल के होती है। आज जो है 5-6 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के नाम जो है अनुराग ठाकुर ने बताए हैं, तो बड़ा वेलकम स्टेज है। अब तो हम और भाजपा और कांग्रेस सेम पेज पे आ गई। अब तो मोदी जी को भी आ राहुल गांधी के हाथ में डाल करके चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन करना चाहिए। देखिए साहब, आप लोग जैसे दोनों लोग हैं, ये गिना रहे हैं, तमाम सारी तकनीकी बातें गिना रहे हैं, लेकिन ये है क्या? एसआईआर है सर, और संघ प्रमुख क्या लगाता है? सर कार्यवाहक। ये संघी सामंती हैं, ये दुनिया और ये उनके सुख, उनसे जुड़े हुए अधिकार, ये चंद लोगों के लिए प्रोटेक्टेड रखना चाहते हैं, बाकियों के लिए नहीं। आज इतनी भीषण महंगाई है कि 180 रुपए के ऊपर आपका बेसिक मस्टर्ड ऑयल है। ड्राई फ्रूट्स के दाम देखिए, जन्माष्टमी का त्योहार जो है सर पे है, मखाना गिन गिन के डालेगा ये हिंदू समाज। ये क्यों हो रहा है? इतनी बेकाबू महंगाई, और सरकार झूठे आंकड़े डालती है कि इतने साल के लोएस्ट जो है रिटेल प्राइस इंडेक्स में हम है 1.55%। ये झूठे आंकड़े इसलिए डालते हैं क्योंकि ये इन सब हरकतों के जरिए एक इलेक्टेड ऑटोक्रेसी की तरफ आना चाहते हैं, तानाशाह। और तानाशाह जब ये जानता है कि वो जब आपराधिक तरीके से चुनाव जीत लेता है, उसके पास चुनाव जीतने की गारंटी है, तो फिर वो जनता के इश्यूज को एड्रेस नहीं करता। ये जो एसआईआर हो रहा है, इसमें एक बात निकल के आई है कि 2024 के चुनाव में एक वोटर ने, भीखू गंगवानी कोई है, उसने गांधीनगर में वोट डाला था अमित शाह के लिए। अब वो बिहार की वोटर लिस्ट में भी है। वो देवेंद्र यादव, योगेंद्र यादव जी को जो है केवल 2 व्यक्ति लेके गए। राहुल गांधी ने तो 20 मुर्दा व्यक्तियों के साथ चाय पानी किया है अभी शाम को, जिनको डेड डिक्लेयर कर दिया गया है। अरे साहब, 22 लोग मर गए, 22 लाख लोग मर गए जनवरी के बाद से। एसएसआर किया था चुनाव आयोग ने।
तो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसा कौन सा पैंडेमिक है, ऐसी कौन सी बीमारी है कि 22 लाख आदमी मर गए? महिलाएं अमूमन पलायन कम करती हैं, पुरुष पलायन करते हैं। जिस महिला को मैंने देखा और जिनके साथ राहुल गांधी जो है चाय पी रहे थे, ये सब किस क्लास के आपको लगते हैं? जो संघी सवर्ण ब्राह्मणवाद के खांचे में नहीं आता। ये अपराधों की एक कड़ी है जनाब। 14 से हर चुनाव रिग्ड है और हर ताकत इन्वॉल्व है। एजेंसीज हैं, इंटरनेशनल एजेंसीज हैं और कैपिटलिस्ट हैं। बड़ा लाहालूट हो गए थे कि नरेंद्र मोदी ने चुनाव पहली बार बना दिया। बड़ा मीडिया में डिस्कशन हुआ था कि इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंट करने के लिए तो कानून बनाते हैं, कानून में अमेंडमेंट करते हैं। एंटी मोनोपोलिस एक्ट 1993 अमेंडमेंट कर दिया कि अडानी को सब कुछ देना है। आरबीआई एक्ट सेक्शन 7 में अमेंडमेंट कर दिया कि उनको 2,11,000 करोड़ 2,63,69,000 करोड़ डिविडेंड उठाना है। ये इंटरवीन कर सके एक ऑटोनॉमस बॉडी में, वो अपने चुनिंदा आदमियों के जरिए उनको एक्सटेंशन दे करके। ईडी के मामले में क्या हुआ था? वो मिश्रा इससे काबिल आदमी नहीं मिल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कितनी लताड़ लगाई थी। जब इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट की कमेटी से चंद्रचूड़ को बाहर किया गया, तब तो चंद्रचूड़ शायद गणेश पूजन कर चुके थे उनके साथ। चंद्रचूड़ को कोई एक्सप्रेशन भी तो देना चाहिए था। आप सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर की इतनी मुदूली कर रहे हैं, अब आइए, उसमें कोई वीटो पावर जैसा तो है 3 मेंबर की कमेटी में, मेजॉरिटी आपके पास है। अगर लीडर ऑफ अपोजिशन डिसेंट नोट देता तो देता रहे। तो ये सब बातें हैं, ये तानाशाही है। ये तानाशाही करके इसके बाद अगला हमला ये जो डेड डिक्लेयर किए गए हैं इनकी जमीनों पर होगा। सारे राइट डिप्राइव कर लिए जाएंगे, वापस लेबर बना करके आप काम करिए। आप मर चुके हैं जनाब। ये जमीन पे बैठा पाया जा रहा है, ये नाजायज काबिजदार है। अब ये लैंड जो है गवर्नमेंट पे वेस्ट कर जाएगी। खुला अपराध हो रहा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहा ज्ञानेश कुमार आकर के? क्यों? वैसे तो ऑटोनॉमस बॉडी है, लेकिन डी फैक्टो ज्ञानेश कुमार इज नाउ सबऑर्डिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो सबऑर्डिनेट हो गए। उनको डायरेक्शन है कि बकरे दीजिए आप। तो अभी आक्रोश बहुत बढ़ रहा है। ये बिहार में अपना रंग दिखाएगा। जिस बिहार से एक जयप्रकाश नारायण का फर्जी आंदोलन शुरू हुआ था ना, उस बिहार से असली आंदोलन शुरू होगा। अभी मैं सुन रहा था चुनाव बायकाट की भी धमकी दी जा रही है और बड़े तल्ख शब्दों में। राष्ट्रीय जनता दल के पढ़े लिखे प्रवक्ता ने कहा ये दोनों मार्कोस को देश छोड़ के भागना पड़ेगा। राजीव कुमार की खबरें उड़ रही हैं। ऑथेंटिसिटी उनकी क्या है कि वो जो है माल्टा चले गए हैं। माल्टा भी संतरे की तरीके एक ब्रीड होती है, तो संतरों का ही साम्राज्य है ये। तो वो संतरा खा के छक गए हैं, माल्टा खाने गए हैं। क्यों भाई आप चले गए? फोटोएं सोशल मीडिया पर बहुत चल रही हैं कि ये देखो पीटा जा रहा बांग्लादेश का चुनाव आयुक्त। डॉक्टर मनोज झा जैसे सीजनड और एक लिंग्विस्टिक पर्सन ने भी इशारों में बांग्लादेश के मुख्य चुनाव आयुक्त की बात कह दी थी। और हमारा यूपी तो दूर है, बिहार के पास है बांग्लादेश। बिहार का आदमी जो है बहुत गरीब भी है, लेकिन डेमोक्रेसी, वोट और पॉलिटिकल अवेयरनेस में वो अंबानी जितना अमीर है। ये ध्यान रखिएगा। इन दक्षिणपंथी बेशर्मों को समझ में आ जाएगा ये दक्षिणपंथी केवल बेहया होते हैं। आज राहुल गांधी जी ने नासिक की अदालत में कहा है, जिसमें सावरकर वाला केस चल रहा है, कि मेरी जान को खतरा है क्योंकि मेरे ऊपर केस करने वाले गोडसे के वंशज है। He is exactly playing with fire.
फायर से खेल ही रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी का दबदबा कहीं कहीं भीतर तक घुस गया है। जैसा कि मैं सुन रहा हूं कि ये पेगासस से कंट्रोल ये भाजपा के सांसद भी अंदर अंदर संदेश भेज रहे हैं कि राहुल गांधी जी, तुमने बहुत बढ़िया मुद्दा उठाया है। अभी कल आपने देखा अंदर बुरी तरीके दो फाड़ है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में, आपने देखा होगा। राहुल गांधी जी ने बस इतना पूछ लिया था राजीव प्रताप रूड़ी से कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो पूरी ताकत लगा दी गई बालियान के पक्ष में। शिकंजा भी बहुत कमजोर हो गया अब नरेंद्र मोदी का। तो किसी बड़ी खबर का इंतजार करिए, बड़ी धमाकेदार खबर का। ये जो है, ये जो दौर है, ये आपके लिए और शशि शेखर जी वगैरह के लिए ये बड़ी सहालक का समय है। ये आप लोग पत्रकारिता जर्नलिज्म से जुड़े, आप लोगों की सहालक है। बिल्कुल सोइए कम, जागिए ज्यादा। दैट्स ऑल। जी, हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब। मैं आपके पास आता हूं आखिरी टिप्पणी के लिए। योगेंद्र यादव जी ने एक लिस्ट दी, उस लिस्ट में उन्होंने 18 से 40 साल के लोग जो 2003 के सेंसस में नहीं थे, उनका एक आंकड़ा पेश किया। उन्होंने कहा कि मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट्स 43.3% लोगों के पास है, और इसमें अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट जोड़ लीजिए या लैंड अलॉटमेंट जोड़ लीजिए तो 1.2%, अगर आप सरकारी नौकरी जोड़ लीजिए या फैमिली रजिस्टर जोड़ लीजिए तो 1.2%, और 5% कास्ट सर्टिफिकेट भी जोड़ लीजिए, तो कुल मिलाकर 50% लोग जो हैं वो जो लिस्ट दी है उसमें वो सेटिस्फाई कर सकते हैं। और क्योंकि एज पर द लेटेस्ट एस्टिमेट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI has been able to locate only less than 1/3 of the electorates on the 2003 rolls. ये फैक्ट है ऑन ग्राउंड। रिमेनिंग 2/3, 4.8 करोड़ वोटर्स वुड बी आस्क्ड फॉर डॉक्यूमेंट्स। 4 करोड़ 80 लाख लोगों को डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। 2 करोड़ 1/3 जो लोग हैं वो आइडेंटिफाइड हैं। इसमें से 2 करोड़ 40 लाख लोग, 7 करोड़ 24 लाख, जो लिस्ट कम कर दी गई, 8 करोड़ 19 लाख थी जनरल इलेक्शन 2024, उसको पहले 790-92 किया गया, और 790-92 से वो 724 पे आ गई, 65 लाख डिलीट कर दिए। उसमें से 2 करोड़ 40 लाख लोग ऐसे हैं जिनका लॉस ऑफ वोटिंग राइट का पूरा बन रहा है। तो अब आप बताइए, जहां 30%, 1/3 ऑफ द वोटर्स विल नॉट बी एबल टू कास्ट देयर वोट्स, उस इलेक्शन के क्या मायने हैं? और अगर चुनाव SIR से होता है, समरी रिवीजन से नहीं होता है, तो क्या ऑपोजिशन को चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए या संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार चुनाव में पार्टिसिपेट करना चाहिए? प्रोफेसर साहब। देखिए, पहली बात यह है कि जो आंकड़े आप दे रहे हैं उसमें ये भी देखिए आप कि जनसंख्या बिहार में जो वयस्क जनसंख्या वो कितनी है, और पता चल रहा है कि वयस्क जनसंख्या से भी कम जो है मतदाताओं की, जो अभी जो आप जिस सूची की बात कर रहे हैं उसमें भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसका मतलब है कि बहुत सारे मतदाता जो अपनी वयस्क उम्र को पूरा कर चुके हैं वो वोटर में ऐड नहीं हुए हैं। उनके उनके तो पहले ही राइट टू वोट अभी तक नहीं बने हैं। और फिर फर्दर जो है, जो वोटर हैं जिसमें 65 लाख की तो बात डायरेक्टली आ रही है, बाकी आप जो सवाल उठा रहे वो तो नहीं थे। तो सवाल है, इन सवालों का जवाब देगा कौन? और एक और इम्पोर्टेंट बात जो इसमें आती है कि देखिए, आप जितने लाख लोगों की मृत्यु की बात करें, हालांकि योगेंद्र ने और राहुल गांधी ने जिंदा लोगों को दिखा करके एक एक जिसको कहते हैं कि एक प्रतीकात्मक जो है वो उनके जिंदा होने का प्रमाण दे दिया कि देखिए ये तो जिंदा हैं, ये तो जीवित हैं। सोच लीजिए कि इलेक्शन कमीशन की कार्य की प्रणाली कैसी है कि ये जिंदा लोगों को भी मार देते हैं ताकि उनको वोटर लिस्ट से बाहर किया जाए। मेरा यहाँ सवाल सिर्फ इतना है कि देखिए, जन्म दर जो है और मृत्यु दर, तो मृत्यु दर जो है वो धीरे धीरे क्रमशः कम हुआ है वैज्ञानिक और मेडिसिन और मेडिकल साइंस में प्रगति के कारण, और जन्म दर में भी पहले की तुलना में कमी आई है। सवाल यहाँ उठता है कि जब मृत्यु दर कम हो रहा है तो इतने मरने वाले लोगों की जो उन्होंने संख्या बता दी है 2025 के बाद के हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? कितने, और अब तो प्रमाण मिल गया कितने लोग तो जीवित हैं। तो जिंदा को मारने की कला जो है
वो तो मोदी काल में इलेक्शन कमीशन के पास ही है कि वो जीवित को भी मार सकते हैं, और उन्होंने अभी दिखाया भी है। अब सवाल है कि इन 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 चीजों को देखने की आवश्यकता है, जो आप सवाल उठा रहे हैं कि चुनाव में विपक्ष को क्या करना चाहिए। देखिए, जनतांत्रिक प्रक्रिया में अगर चुनाव का बहिष्कार करते हैं, जो आपका अधिकार है, पार्टियों का अधिकार है, लेकिन उसका चूंकि संसदीय प्रणाली की जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम हमारे यहाँ है, उसमें कोई भी मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू विन द इलेक्शन। इस बात को ध्यान रखिएगा। सपोज कीजिए क्षेत्र में 200 वोट ही जो है वो मतदाताओं ने डाले, और बाकी चूंकि विपक्षी पार्टियों ने बहिष्कार कर दिया और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोगों ने वोट डाल दिए, 200 हैं, उसी में फैसला हो जाएगा। आप असम के चुनाव को जरा याद कीजिए, जब असम में जिस प्रकार से बहिष्कार किया गया था, असम आंदोलन जब चल रहा था, कुछ विधानसभा क्षेत्रों में तो बहुत मिनिमम लेस देन 100 वोट जो है, एक नेल्ली विधानसभा का एक कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा था जहां मात्र 3 वोट डाले गए थे। तो आप ये मैं पर्सनली आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दी फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, उसमें आप चूंकि मिनिमम नहीं है कुछ, तो आप उस इलेक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं कर पाएंगे। तो प्रतिपक्ष के ये तो बिल्कुल जो है एक रास्ता दे देना हुआ कि लीजिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जो है बिल्कुल जीते और सत्ता में रहे और शासन करे। नहीं, बहिष्कार ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है? जो कुछ हो रहा है इसमें साफ लग रहा है कि एनडीए की जीत को सुनिश्चित करने के लिए ये सारे प्रपंच, नाटक, साजिश ये किए जा रहे हैं, ये साफ है। लेकिन एक बात तो जान लीजिए कि आखिरकार जनता को वोट डालना है, और बिहार की जनता ये देख तो रही है कि उनके साथ क्या नाइंसाफी हो रही है। जीवित लोगों को मार दो, बहुतों के वोट के राइट छीन लो, ऐसा लगे कि वो इस देश के नागरिक ही नहीं है। और उनसे ये सवाल करना, मैट्रिक के सर्टिफिकेट दीजिए, ये अरे भाई, बिहार का जो लिटरेसी रेट है, कोई बिहार बहुत केरल नहीं है, तो बिहार अगर केरल नहीं तो वहां जो लिटरेसी रेट है, उस लिटरेसी रेट में आप अगर मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट मांगेंगे, नेचुरली जो है कितने लोगों के पास मैट्रिक, और बहुत पुराने लोगों के पास 2003 से भी देखे काफी समय गुजर चुका है, 22 साल। ऐसी स्थिति में, और महिलाओं में तो लिटरेसी रेट और कम है, तो उनके पास तो और भी मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि वो पढ़ी लिखी उतनी नहीं है। तो आप किसको एलिमिनेट करना चाहते हैं राइट टू वोट से? महिलाओं को? ये नारी विरोधी कदम भी है। उसी प्रकार से समाज का जो दलित है, कमजोर है, वो कम पढ़ा लिखा है, उनके पास जो है बेचारे मेहनत मजदूरी करते हैं, कब पढ़ेंगे? उनके बाल बच्चे जन्म लेते हैं और होश संभालते ही मेहनत करने लगते हैं, मजदूरी करने लगते हैं, वो पढ़ेंगे कब? तो इसका अर्थ ये होता है कि आप किनको वोट से वंचित कर रहे हैं। इसका मतलब है कि समाज के कमजोर, महिलाओं को और अल्पसंख्यक, भाई अल्पसंख्यक को तो मोदी और आरएसएस ने जो है देश का शत्रु ही घोषित कर रखा है, तो अल्पसंख्यकों को भी अब राइट टू वोट से जो है डिप्राइव कर दीजिए, वंचित कर दिए। सोचिए कि ये किसका, चंद समाज के जो अपर कास्ट या अपर क्लास और ये संपन्न और अपर मिडिल क्लास और जो भी है, अरे भाई अपर मिडिल क्लास से वोट ऐसे भी कम डालता है। अब जानते हैं कि उसको क्या फर्क पड़ता है, अच्छी आमदनी है, मौज कर रहे हैं, विदेशों का भी दौरा करते हैं, तो वोट डालता कौन है? समाज का कमजोर तबका, महिलाएं डालती हैं, दलित डालते हैं। तो क्यों? उन्हें उम्मीद है कि जनतंत्र से उन्हें कुछ अधिकार मिल जाएंगे, जनतंत्र से उन्हें कुछ जो है सरकार की नीतियों से रोजगार मिल सकता है, कुछ वेलफेयर जो है स्कीम्स का फायदा मिल सकता है, तो वो वोट डालते हैं। देखिए देश में जनतंत्र जो है गरीबों के बल पे चल रहा है। समाज के दलितों, कमजोर और वंचितों जो आर्थिक दृष्टि से बहुत गरीब है, उनके बल पे, महिलाओं के बल पे चल रहा है, क्योंकि तो उन्हें उम्मीद है कि जनतंत्र से उन्हें कुछ मिलेगा, डिक्टेटरशिप से और समाज। लेकिन जब ये छीनने की जो मुहिम है, ये उनसे राइट टू वोट छीनने की मुहिम है, तो तुमको ये भी अधिकार नहीं देंगे। इसका मतलब है कि जनता के इस वर्ग को अब खुल करके जनता को सामने आना होगा कि करो या मरो की स्थिति है ये, कि अगर जिएंगे तो अपने मतदान के अधिकार के साथ जिएंगे, अपने अधिकार के साथ जिएंगे, अन्यथा मर जाएंगे। और इसलिए उन्हें सड़कों पे उतर करके बिल्कुल आंदोलन करना होगा, खुल करके, चाहे जो हो, उनको खुलेआम जो है इस आतंकित सत्ता को चुनौती देनी होगी, फांसीबाजी सत्ता को चुनौती देनी होगी। तुम हमारे, क्योंकि ये अधिकार उन्हें जो मिले हैं फ्रीडम स्ट्रगल में, जो संघर्ष हुआ, जो कुर्बानियां हुई, और जब संविधान बना तब जो है उनको राइट टू वोट मिला। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि बहिष्कार का सॉल्यूशन एटलीस्ट मैं
इस दृष्टि से सपोर्ट नहीं करता हूं, तो फिर तो भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल खुलेआम जो है स्वीप मिल जाएगा, उनको मत दीजिए ये मौका। तो जनता को कहीं ना कहीं अब लगातार मुझे लगता है बिहार की धरती पे लगातार विपक्षी पार्टियां, नागरिक संगठन, वहां के लोग, सक्रिय नागरिक खुल करके लगातार सक्रिय रहे और लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार और इलेक्शन कमीशन की इन तमाम साजिशों को बताएं और खुल करके एक माहौल बने जहां वो कहे कि चाहे कितने मतदाता को काट लोगे, चलो मान लिया काट लिया तुमने, बाकी लोग जो चाहेंगे, तो आप याद कीजिए 77 में इंदिरा गांधी को हिंदी स्पीकिंग एरियाज में 9 राज्यों में 1 सीट नहीं मिला था, बिहार भी उसमें था, उत्तर प्रदेश भी उसमें था। तो बिहार की जनता दिखा दे कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू और तमाम जो उनके लघु बघु पार्टियां हैं अलायंस की, एनडीए की, उनको 1 सीट नहीं जीतने देंगे। अगर वो तय कर लेंगे तो बिहार की धरती पर ही मोदी का वाटरलू प्रूफ जो हो जाएगा कि ये मोदी के लिए वाटरलू हो गया, उनकी तमाम बेईमानियां रखी रह जाएंगी और बिहार की जनता दिखा सकती है कि जनतंत्र को बचाने की ये जिम्मेदारी हम पूरी करेंगे। जो हमारा मतदान का अधिकार छीनेगा, हम उसको चुनाव में बुरी तरह से प्राप्त करेंगे। ये मैसेज की जरूरत है और प्रतिपक्ष को यही लगातार करना है, नागरिक संगठनों को करना है। मैं भी अभी कुछ दिन पहले बिहार गया था और लगातार साथी लोग सक्रिय हैं। कम से कम ये जन चेतना कि अब तो तुम्हारे वोट के अधिकार भी छीन रहे हैं। अब सोच लो तुम्हें क्या देने वाले हैं, कुछ नहीं देंगे। जवानों को अग्निवीर देकर के अब सोचिए देश की क्या सेना को झूठ बोलने के लिए बार बार प्रेरित कर रहे हैं। सोचिए ये सरकार कैसी सरकार है, देश की सुरक्षा और अमेरिका जैसे देश के सामने लगातार भारत का अपमान हो रहा है, लगातार, जस्ट बिकॉज ऑफ प्राइम मिनिस्टर लाइक मोदी, जो कल तक जाकर के कहता था वहां की अब की बार ट्रंप सरकार, इसने तो देश की मैंने संप्रभुता, देश का सम्मान सब कुछ खत्म कर दिया। तो भारत की जनता देश की संप्रभुता को बचाने के लिए, देश का सम्मान बचाने के लिए, अपने राइट टू वोट को बचाने के लिए, अपने जनतंत्र को बचाने के लिए और बिहार की धरती पर जो उन्होंने ये प्रयोग किया इन चीजों को खत्म करने की, उसी धरती से उनको सबक मिलना चाहिए और वो दे सकते हैं। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। थैंक यू। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब। आखिरी टिप्पणी आलोक तिवारी जी से मैं लूंगा। आलोक तिवारी जी, एक फैक्ट चेक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लगाया और उस फैक्ट चेक में उन्होंने कहा कि वोट चोरी एक व्यक्ति एक वोट के बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांत पर हमला है। ये राहुल गांधी का ट्वीट था। उस पर उन्होंने कहा कि इफ एनी पर्सन हु इज नॉट अ इलेक्टर ऑफ योर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी alleges wrongful inclusion of your name, he can only do so by becoming an applicant before ERO, who can take applicant's oath under Rule 23B of the Registration of Elector Rule 1960, which requires evidence tendered by any person shall be given on oath and administer an oath for the purpose. और यही उड़ीसा के, कर्नाटक के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी चिट्ठी लिखकर राहुल गांधी को एक फॉर्मेट दिया है कि आप अंडर ओथ ये कागज दीजिए, तब हम इसकी तहकीकात करेंगे, बिकॉज आप उस असेंबली के वोटर नहीं है। और क्या राहुल गांधी अब जननायक बन के निकले? 300 एमपीस जिन्होंने शपथ ली पार्लियामेंट में, उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया शांतिपूर्वक तरीके से जा रहे थे, उनको जाने नहीं दिया गया। और पुलिस, आर्मी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ जिस तरीके से अपॉइंट की जा रही है पार्लियामेंट के अंदर, सीआईएसएफ के जवान, इंटिमिडेशन, डराना धमकाना, जैसे कि आप कहते हैं, ये तो संघ की और फासिस्ट फोर्सेस की हमेशा से कवायद रही है। भारत के लोकतंत्र को क्या खतरा है इन लोगों से, या भारत का लोकतंत्र जीतेगा और ये हारेंगे? दोनों बातों पर। राहुल गांधी एफिडेविट क्यों दे एफिडेविट? उस दिन ओपी रावत साहब भी कह रहे थे कि एफिडेविट चुनाव आयोग को देना चाहिए, राहुल गांधी क्यों देंगे? मुझे बताइए कि जो इलेक्शन कमिश्नर ने ये जो एसआईआर किया है, इसमें एक वोट बढ़ाया है इन्होंने, एक वोट इन्होंने बताया कि ये बांग्लादेशी था। ये फियर दिखा के काम करते हैं। ये आपके मन मस्तिष्क और आपकी चेतना को ये ढक देते हैं डर दिखा। हाँ भाई, बांग्लादेशी आ जाएंगे, इसलिए बहुत सही कर रहे हैं ये लोग। तो मसला कहाँ है? नेपाल बॉर्डर का। आ जाएंगे बांग्लादेशी आपने हटाए कितने? आपकी स्पीड भेजने की इतनी पुअर रही है 10 सालों में कि मैक्सिमम आपने पर ईयर 470 भेजे और मिनिमम 51। और यूपीए की सरकार ने 2013 में
5234 भेज देते, बम फोड़ दो और फिर डरा दो और फिर उसके बाद हमें वोट दे दो, ये भय दिखाते। जहां तक आपने बात कही, चुनाव आयोग को ये देखना चाहिए था, वो कोई साधारण भीड़ नहीं थी जो आपसे मिलने आ रही थी, वो लॉ मेकर्स थे। आपको उनको एहतराम से आना देना चाहिए। ऐसे ही किसी भीड़ ने संविधान बनाया था जिसके मातहत आप हैं। ये वो सांसदों की भीड़ थी जो संविधान में अमेंडमेंट करने का दावा रखती है। इन सांसदों की भीड़ किसी दिन एक जो है विपक्ष की तरफ से प्रपोजल दे सकती है कि चुनाव आयुक्त के अधिकारियों में कटौती की जाए, ये संशोधन किए जाए। इनको ये राइट था, मिस्टर चुनाव आयोग को सोचना चाहिए कि अमूमन आप जिलाधिकारी के घर धरना देने जाए, मेमोरेंडम देने जाए तो जिलाधिकारी दफ्तर के बाहर आ जाता है, लेकिन ये बेशरम और बदमाश चुनाव आयोग ढिठाई किए बैठा है। एक जो है इसने जो है इतनी जहमत नहीं करी। अभी अचल साहब कह रहे थे नेहरू जिम्मेदार, वाकई में सच आपसे कहता हूं, नेहरू बहुत सी गलत बातों के जिम्मेदार है। जिन लोगों को आजादी के बाद आजादी के संग्राम का दुश्मन बना करके जेल में डाल देना चाहिए था, उनको जेल में न डाल वो सरकार में लेके आए, तो आज ये खामियाजा आपको देखने को मिल रहा है। ये लोग चीन की दुहाई बहुत देते हैं ना, अगर नेहरू चीन जैसा रवैया अख्तियार कर ले तो वन पार्टी ऑटोक्रेसी करते, जिसके उनके पास तमाम सारी अपॉर्चुनिटीज थी, भगवान जैसे पूजे जाते। नेहरू जिम्मेदार हैं जिन्होंने गांधी जी की हत्या के बाद अमूमन रोते हुए कहा था कि वी विल नॉट टेक एनी रिएक्शनरी रिपोर्ट्स, वी विल अबाइड बाय द टीचिंग ऑफ आवर टीचर। नेहरू जिम्मेदार तो वही है। खैर, इनके साथ तो वो किया नहीं गया, राहुल गांधी की दहशत घर कर गई है। आप समझ लीजिए, राजू प्रदीप गुप्ता एक पोलिस्टर को ये मालूम था, उसको अनसर्टेनिटी थी कि 2024 के चुनाव के बाद कि कहीं ऐसा ना हो नायडू इंडिया गठबंधन में आ जाए और सरकार बन जाए। वो जार जार रो रहा था, वो बैठा हुआ मीडिया चैनल पर। आज दुनिया ने देखा है कि भारत में लॉ मेकर्स की क्या कंडीशन है। उनको शाम को थाने में बैठ के, संसद मार्ग थाने में बैठ के अपनी सभा करनी पड़ी। ये पूरी तरीके से तानाशाही है। ये जानते हैं कि ग्राउंड पर ये डिफीट खा जाएंगे और एक लंबे अरसे से ये ग्राउंड पर डिफीट खा जाती है। अभी तो क्या हुआ, अभी एनडीए के गठबंधन दलों को देखिएगा आप, उनके भी वोट काटे गए। ये जो है, जो शशि शेखर जी ने कहा कि जो तबका निचला ज्यादा वोट डालता है, सवर्ण और मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास उतना वोट नहीं डालता है, और वही बिहार में ज्यादा है। दूसरी चीज, वीकनेसेस आपकी बिहार में, आज दिन तक आप सत्ता नहीं बना पाए, आप नीतीश के कंधों के लिए मजबूर हैं। ना आपका वहां कोई वोट इतना ज्यादा है और ना आपका कोई वहां पर लीडर अब रह गया है। तो इस कतरविरोध के जरिए वो सत्ता में आना चाहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर भी तो कनेक्टेड है बिहार से। भाई पहलगाम में जब कांड हुआ था और मृतक लोगों की अंतिम संस्कार भी नहीं हो पाए थे, तो बिहार में जाकर के वो इंग्लिश में धमका रहे थे। तो ये सारी चीजें बिल्कुल ओपन एंड शट केस है कि व्हाट दे वांट टू डू। इनसे बदमाशी के अलावा किसी अपेक्षा मत रखिए। मत समझिए कि सब इतना ज्यादा ये आंदोलन भड़का हुआ है तो ये कहीं रिविजिट करेंगे। टकराव होगा ही होगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि अदालत में तो मामला सब जुडिस है ही है, लेकिन जनता की अदालत को और कलेक्ट करना चाहिए, उस पर कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। जनता की अदालत में लगातार हाजिरी देते रहना चाहिए। मैं आखिरी टिप्पणी राकेश अचल जी से लेना चाहूंगा। आप वापस आए, बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी सरकार मोदी सरकार ब्रूट फोर्स यूज करती आई है, चाहे वो प्राइस राइज का मामला हो, जॉब्स का मामला हो। सिंपल सिंपल सवालों पर इस तरीके का ब्रूट फोर्स या इस तरीके का जबरदस्त फोर्स का इस्तेमाल करना, ये तो इलेक्शन कमीशन का मामला है, ये तो वोटों की चोरी का मामला है। 4,65,44,000 वोटों से 74 सीटों का भाग्य बदल दिया गया
और 240 सीटें लेकर मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी का अपना वो नहीं बुलाया। उन्होंने सीधे सीधे एनडीए को अनाउंस करके और सीधे शपथ ग्रहण करने राष्ट्रपति के पास चले गए। एक भी बीजेपी संसदीय दल की मीटिंग नहीं हुई, नेता नहीं चुना गया, पर प्रधानमंत्री चुन लिया गया। इस सारे परिवेश में मोदी जी अब क्या करेंगे? राहुल गांधी ने तो उन्हें एक्सपोज कर दिया है। संक्षेप में राकेश अचल जी। देखिए आदित्य जी, मोदी जी के पास अब करने के लिए कुछ बचा नहीं। जो वो करना चाहते थे उन्होंने कर दिया। आपने देखा कि संसद का जो मौजूदा सत्र चल रहा है, जैसा आलोक जी ने कहा कि लॉ मेकर्स बेचारे थाने में बैठे हैं और अंदर लॉ बन रहा है। 8 विधेयक धड़ाधड़ पास हो गए हाथ उठा के। एक सरकारी पक्ष नहीं कर रही, उस पर कोई बहस नहीं हुआ। तो इस देश में जब इस तरह से कानून बनेगा तो ये देश देख रहा है, देश की जनता देख रही है। और अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि चोरी पकड़ी नहीं गई है, रंगे हाथों पकड़ी गई है। आज राहुल गांधी के घर पर बिहार से आए कम से कम 2 दर्जन से ज्यादा महिलाएं, पुरुष, युवक ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि वो जिंदा हैं और उनको उनकी मतदाता सूची में मार दिया गया है। तो एक ये अब उनके पास करने के लिए कुछ नहीं बचा। इसका संकेत कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का जो अभी चुनाव हुआ है, उसमें माननीय गृह मंत्री का समर्थित उम्मीदवार बुरी तरह से हारा है। तो इससे ये तय हो गया है कि विपक्ष तो मोर्चा बांध के बैठे ही है, लेकिन सत्ता पक्ष के भीतर भी एक विपक्ष है, उसने भी अब कमर कस ली है। उसे भी लग रहा है कि ये सही मौका है जब पूरा विपक्ष सरकार के खिलाफ खड़ा है। ऐसे में अगर हम अंदर से भी समर्थन इस विपक्ष को दे दे किसी भी तरह से, परोक्ष रूप से ही सही, नैतिक रूप से ही सही, तो बात बन जाएगी और लोकतंत्र गड्ढे में जाने से बच जाएगा। बाकी देखिए, अब कोई माने या न माने, मुझे अभी भी उम्मीद, अंतिम उम्मीद जो है सर्वोच्च न्यायालय से है। जनता की अदालत तो अपना काम कर ही रही है, वहां तो पेशियां चली रही हैं, तारीख पर तारीख हुआ नहीं लग रही है, वहां तो फैसले होने वाले हैं। तो आप देखेंगे कि अगले 72 घंटे में पूरा परिदृश्य बदला दिखाई देगा और कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो थोड़ा सा आशा पैदा करेगा, विश्वास पैदा करेगा लोगों में। जी। बहुत बहुत ठीक कहा आपने कि हमें सर्वोच्च न्यायालय से उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि संवैधानिक प्रक्रियाओं के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, लोकतंत्र के तहत सर्वोच्च न्यायालय ही है जो लोकतंत्र की रक्षा कर सकता है। पर यह वही सर्वोच्च न्यायालय है जो लोगों से गुहार लगा रहा था। आपको याद होगा जब मास्टर ऑफ रोस्टर कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस एक ही बेंच को दे रहे थे, उस समय भी 5 जज सुप्रीम कोर्ट के बाहर निकले थे और उन्होंने लोकतंत्र को बचाने की गुहार लगाई थी। आज वही जनता सुप्रीम कोर्ट से लोकतंत्र को बचाने की गुहार लगा रही है। प्रोफेसर शशि शेखर सिंह जी, राकेश अचल जी और आलोक तिवारी जी, आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।